चलिए दुनिया के सबसे पेचीदा सामाजिक ढांचों में से एक को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भारत की जाति व्यवस्था का भविष्य क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है और इस पूरे विश्लेषण का केंद्र भी यही है। क्या भारत की जाति व्यवस्था, क्या ये वाकई खत्म हो रही है? अब इसका जवाब न सीधा साधा हाँ है न नहीं। असल में जवाब दोनों है, हाँ भी और नहीं भी। और ये ही इस पूरे मामले को इतना दिलचस्प बना देता है। एक तरफ ये व्यवस्था कमजोर पड़ रही है तो दूसरी तरफ कुछ मायनों में ये और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। आइए इस पहेली के पहले हिस्से को देखते हैं। पहले हम उन वजहों को समझेंगे जिनके कारण जाति की जो पारंपरिक सीमाएं हैं वो अब धुंधली पड़ रही हैं। तो देखिए, एक तरफ तो ये बात है कि शादी ब्याह के मामले में जाति व्यवस्था आज भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। करीब 95% से ज्यादा भारतीय आज भी अपनी ही जाति में शादी करते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन तस्वीर बदल भी रही है, खासकर शहरों में। ये चार्ट देखिए। मुंबई जैसे बड़े शहरों में 1990 के दशक के आखिर तक इंटरकास्ट मैरिज का आंकड़ा बढ़कर 12% तक पहुंच गया था। तो बदलाव तो हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये बदलाव क्यों हो रहा है। ये विश्लेषण इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत की ओर इशारा करता है, जिसे विनिमय का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो ये सिद्धांत काम कैसे करता है? बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का लेन देन है। इसमें निचले जाति के वो लोग जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी है, वो अपनी इस स्थिति का विनिमय या एक्सचेंज ऊंची जाति के पार्टनर के कास्ट स्टेटस से करते। और ये सिर्फ शादी तक ही सीमित नहीं है। अगर हम शादी से हटकर भी देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में, इनकम में और लोग क्या काम कर रहे हैं, इन सब मामलों में भी अलग अलग जाति समूहों के बीच एक धीमी लेकिन लगातार आर्थिक बराबरी आ रही है। हाँ, पर यहाँ एक ज़रूरी बात है। सोर्स ये भी कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल यानी कि शिक्षा और स्किल्स में जो गहरा अंतर है, उसकी वजह से पूरी तरह से आर्थिक बराबरी आने में अभी कई पीढ़ियां लग सकती हैं। तो ये तो हुई कहानी का एक पहलू, जहां सीमाएं मिट रही हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो इसे बिल्कुल उल्टी दिशा में खींच रही हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो कौन सी वजह हैं जिनसे जाति की पहचान खत्म होने के बजाय कुछ मायनों में पहले से भी ज्यादा गहरी और मजबूत होती जा रही है। इस विश्लेषण के मुताबिक इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं और दोनों ही राजनीतिक हैं। पहली है वोट बैंक की राजनीति और दूसरी है आरक्षण की नीतियां। ये दोनों ही जाति की पहचान को जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखती हैं। अब ये वोट बैंक की राजनीति काम कैसे करती है? देखिए, होता यह है कि राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर लोगों को इकट्ठा करती हैं, अपने वोट पक्के करती हैं और फिर सत्ता में आने के बाद सरकारी फायदे और संसाधन उन्हीं जाति समूहों तक पहुंचाती हैं। और फिर बात आती है आरक्षण की। देखिए, आरक्षण का मकसद तो समाज में सबको साथ लेकर चलना है, यानी इंक्लूजन। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि इससे अलग अलग जाति समूहों के बीच कंपटीशन और अपनी जाति को लेकर जागरूकता, दोनों ही चीजें बढ़ जाती हैं। और ये मामला अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन जाति अब एक ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। हो ये रहा है कि जैसे जैसे दक्षिण एशिया के लोग दुनिया भर में फैल रहे हैं, अपने साथ वो जाति व्यवस्था भी ले जा रहे हैं। और नतीजा, अब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसी जगहों पर भी जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को पहचाना जाने लगा है। इसका असर ये हो रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी मानवाधिकार संस्थाएं अब जाति को एक प्रोटेक्टेड आइडेंटिटी मानने लगी हैं। मतलब इसे एक ऐसी पहचान माना जा रहा है जिसके आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा मिलनी चाहिए। इससे जाति की पहचान ग्लोबल स्टेज पर और भी पक्की हो रही है। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग बातें देखी। एक तरफ जाति की सीमाएं मिट रही हैं, दूसरी तरफ पहचान गहरी हो रही है। तो सवाल यह है कि भविष्य में होगा क्या? चलिए इन दोनों बातों को जोड़कर एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। ये सोर्स एक दो तरफा भविष्य की तस्वीर पेश करता है। शॉर्ट टर्म में, यानी आने वाले कुछ समय तक, जाति राजनीति और संस्कृति में एक बड़ी ताकत बनी रहेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सच्ची आर्थिक बराबरी आ जाती है तो हो सकता है कि जाति अपने आप ही अप्रासंगिक हो जाए, मतलब उसकी कोई अहमियत ही न रहे।
इसकी तुलना हम अमेरिका के इतिहास से कर सकते हैं। एक ज़माना था जब वहाँ आयरलैंड या इटली से आए लोगों के बहुत मजबूत ग्रुप्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये लोग आर्थिक रूप से बाकी समाज के बराबर आ गए, उनके ये ग्रुप्स धीरे धीरे खत्म हो गए। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। इस सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था का अंतिम भविष्य क्या होगा? क्या आने वाले समय में जाति सिर्फ एक सांस्कृतिक पहचान बनकर रह जाएगी, जैसे किसी की विरासत होती है, या फिर ये हमेशा एक राजनीतिक हथियार बनी रहेगी?